हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों आज से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन की जो क्लासेस जो है आज से हमारी स्टार्ट होने जा रही है। जो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग से जो बच्चे कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर से पॉलिटेक्निक, उनके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्या हमारा हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन। टोटली आपके सिविल इंजीनियरिंग के जो थर्ड सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होने वाला है वो क्या है, हाइड्रोलिक्स मशीन एंड हाइड्रोलिक्स है। तो आप आज से यह क्लासेस हमारी स्टार्ट होने जा रही है। अगर जो भी बच्चे इस क्लासेस को लेना चाहते हो, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गया है टेलीग्राम पे, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो वहां पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर की जितने भी क्लासेस होंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, तो वहां पे आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो। चलिए, हम आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हाइड्रोलिक्स तथा हाइड्रोलिक्स मशीन के चैप्टर 1 के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले हमने आपको हाइड्रोलिक्स मशीन के तथा और जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के सिलेबस के बारे में हमने बता दिया है। अगर आप उन सभी वीडियोस को नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप प्लेलिस्ट से वहां चेकआउट कर सकते हैं। सभी वीडियोज आपको मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। और जो भी डाउट आपको बचता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक डिस्कस ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आप अपने डाउट्स को रख सकते हैं, जहां हम आपको क्लियरली वहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वहां पर हम टेलीग्राम पर ज़्यादा लाइव रहते हैं, तो वहां पर आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा टेलीग्राम को, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन के बारे में, किसके, हाइड्रोलिक्स तथा हाइड्रोलिक्स मशीन के बारे में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये क्लासेस हमारी बिल्कुल फ्री होगी, कोई चार्ज आप चार्ज नहीं लगेगा, क्लासेस फ्री होंगी। बल्कि नोट्स का जो है चार्ज लग सकता है थोड़ा बहुत, वो अभी आपको नहीं बताया जाएगा, बाद में बताया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी इक्विपमेंट नहीं है कि हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा सके। अगर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ चार्जेस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको बता दिया जाएगा, अगर आपकी मर्जी होगी तो लीजिएगा वरना नहीं लीजिए, कोई फोर्स नहीं है आपको लिए, ठीक है, नोट्स के बारे में। और वैसे भी हम लेक्चर आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आज का ये लेक्चर हमारा फर्स्ट है हाइड्रोलिक्स तथा हाइड्रोलिक्स मशीन का, इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं, क्या, हाइड्रोलिक्स के कीवर्ड्स के बारे में। यानी ये अगर कीवर्ड्स पता रहेगा तभी हम हाइड्रोलिक्स को काफ़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। इसके छोटे छोटे डिफिनेशन जो हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके आउटकम्स के बारे में बताएंगे कि हमें अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे तो कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के बारे में चलिए इसको देख लेते हैं, हाइड्रोलिक्स आखिर होता क्या है। चलिए, हाइड्रोलिक्स हमारा क्या है, हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलिक्स क्या है, हमारा इंजीनियरिंग विज्ञान की एक शाखा है। जो इंजीनियरिंग साइंस होती है उसकी एक शाखा है, क्या, जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोलिक्स के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, द्रव्यों के यांत्रिक गुण और द्रव्य के प्रवाह। जो हमारे द्रव्य के यांत्रिक गुण के साथ साथ हमारे जो द्रव के प्रवाह होते हैं, जो फ्लोइंग होती है, यानी जो द्रव होता है वो क्या होता है, उसमें फ्लोइंग के गुण पाए जाते हैं, यानी प्रवाह के गुण पाए जाते हैं। तो उसके प्रवाह तथा प्रवाह के मापन तथा दाब मापन तथा द्रव चालित मशीनों आदि के अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हाइड्रोलिक्स में क्या कौन कौन सी बातें हमें ध्यान देनी है, हाइड्रोलिक्स में हमें इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमें द्रवों के यांत्रिक गुण और साथ साथ द्रव्य के प्रवाह तथा प्रवाह के मापन तथा दाब मापन तथा द्रव चालित मशीनों आदि का अध्ययन किया जाता है। जिस सब्जेक्ट में उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स कहते हैं, ठीक है। इसे द्रव यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्या द्रव चालित मशीन होती क्या है, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, जैसे हाइड्रोलिक्स हमारा प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक्स प्रेस, और हाइड्रोलिक्स रैम हो गया, हमारा जैक हो गया, पिस्टन हो गया, सोवेल हो गया, और टरबाइन हो गया, पंप हो गया। यानी ये सब हमारे क्या है, हाइड्रोलिक्स पिस्टन हो गया, हाइड्रोलिक सोवेल हो गया, हाइड्रोलिक टरबाइन हो गया। टरबाइन हमारा केवल है, और पंप्स के बारे में, ठीक है। इन सभी चीज़ों में एक बात तो कॉमन, इसमें हम कम बल लगाकर अधिक कार्य को या फिर अधिक भार को उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोलिक्स का मेन टॉपिक है, क्या, हम कम बल लगाएं और अधिक से अधिक उससे कार्य को प्राप्त कर सकें, ठीक है। इन सभी मशीनों से हम कम बल लगाएंगे तो अधिक हमें प्राप्त होगा जो कार्य होगा, ठीक है। पिस्टन में अगर हम कम बल लगाएं तो अधिक हमें कार्य प्राप्त होगा, सोवल में कम बल लगाएं तो अधिक हमें प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, ये सब हमारे द्रव से होंगे, जब इसमें द्रव यानी द्रव से ये चलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं। ये मशीन है, ये जो मशीन है ये क्या है, ये सभी मशीनें द्रव शक्ति पर निर्भर करती है। यानी ये जो सभी मशीनें हैं द्रव शक्ति पर निर्भर करती है। हमने आपको बता दिया क्या, ये सभी जो मशीनें होती हैं वो द्रव पर चलती हैं, ठीक है, द्रव शक्ति पर निर्भर करती है। और तथा इसलिए इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स को द्रव शक्ति या फिर द्रव इंजीनियरिंग कहते हैं। हाइड्रोलिक्स को क्या कहते हैं, द्रव शक्ति भी कहते हैं तथा द्रव इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं फ्लूइड्स के बारे में। इसमें एक हाइड्रोलिक्स हम क्या पढ़ते हैं, एक कीवर्ड पढ़ते हैं जिसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। इसे क्या, इसकी हिंदी क्या होगी, हमारी तरल यांत्रिकी, क्या, तरल पदार्थ होगी यहाँ पर, तरल पदार्थ या फिर तरल यांत्रिकी कह सकते हैं, ठीक है। तरल यांत्रिकी क्या होती है, अब सब्सटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे तरल पदार्थ होते हैं इसमें कौन से गुण पाया जाता है, इसके आधार इसमें जो गुण पाया जाता है वो फ्लोइंग के गुण पाए जाते हैं, यानी प्रवाह होती हैं, ठीक है। और आगे हम बात कर लेंगे क्या,
ये हमारी जब तरल पदार्थ होते हैं यानी ये मैटर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसके भाग के बारे में अगर बात कर लें इसे द्रव्य कहते हैं। ठीक है, द्रव नहीं है, यहाँ पर द्रव्य है। द्रव हमारा क्या है, इसकी एक अवस्था है मैटर की, और द्रव्य हमारा क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है, चलिए अब इसके हम कुछ भाग के बारे में बात कर लेते हैं। भाग हमारे किसके आधार पर यहाँ पर है, अंतराणु बल के कारण, इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर हमने यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक होते हैं। मैटर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉलिड होता है जिसे हम ठोस कहते हैं, और सेकंड होता है जिसे हम लिक्विड कहते हैं यानी द्रव कहते हैं, और एक होता है हमारा क्या, गैस और वाष्प होता है यानी गैस एंड वापर होता है। और इन्हीं दोनों को क्या, लिक्विड और गैस एंड वापर को क्या कहते हैं हम, तरल पदार्थ कहते हैं यानी तरल कहते हैं, इसे फ्लूइड्स कहते हैं, FLUID, इसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं क्या, सॉलिड के कुछ गुण बात कर लेंगे और लिक्विड के और गैस एंड वेपर के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉलिड में क्या होता है दोस्तों, ये हमारे ठोस होते हैं, इसमें जो वो कण होते हैं वे अधिक पास पास रहते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें आकर्षण बल अधिक होता है या फिर अंतराणु बल अधिक होता है। ठीक है, अंतराणु बल किसे कहते हैं, दो अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे अंतराणु बल कहते हैं। ठीक है, चलिए और हम लिक्विड की बात कर लेंगे तो लिक्विड में क्या होती है, हमारे जो आकर्षण बल होते हैं वो कम होता है, ये दूर दूर होते हैं, यहाँ पर जितने भी कण होते हैं हमारे दूर दूर होते हैं। ठीक है, और अगर हम गैस की बात करें तो गैस को में अंतराल बल नगण्य होता है यानी इसमें बहुत कमी होता है, यहाँ पर दूर दूर ये अधिक दूर दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन कुछ और बात कर लेते हैं सॉलिड के बारे में। सॉलिड के जो होते हैं हमारे आकार तथा आयतन जो भी होते हैं हमारे निश्चित होते हैं। ठीक है, और जो लिक्विड के होते हैं वो लिक्विड के जो आकार होते हैं वे अनिश्चित होते हैं। इसे जिस भी बर्तन में रखेंगे, बर्तन हमारा जिस भी शेप का रहेगा यानी जिस भी आकार का रहेगा, यानी आयताकार होगा, गोलाकार होगा या फिर वर्गाकार होगा, जिस भी आकृति में रखेंगे, जिस भी शेप में रखेंगे उसी का आकृति ग्रहण कर लेगा, परंतु इसके जो आयतन होते हैं वो निश्चित रहते हैं। अगर 1 मीटर क्यूब हमारा जल है तो वो 1 मीटर क्यूब ही होगा। ठीक है, अब गैस की बात कर लेते हैं तो गैस में जो होती है हमारे अंतराल बल बहुत ही कम होते हैं जिससे इसके कण बहुत ही दूर होते हैं। और इसमें अपन बात कर लेंगे आकार तथा आयतन के बारे में। आकार जो होते हैं इसके अनिश्चित होते हैं यानी जितने भी कण जब कण में अंतराल बल कार्य नहीं करेगा तो वो एक दूसरे को रिपल्सल करेंगे यानी प्रत्याकर्षण करेंगे, जिससे हमारे जितने बड़ा पात्र रहेगा, जितने बड़े पात्र में रखेंगे उतना आकार हमारा घेर लेगा। और इसके आयतन की बात करें तो आयतन भी ये बहुत ज़्यादा घेरता है। ठीक है, जितने आयतन में रखेंगे उतना ये घेर लेगा। ठीक है, और सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में अंतराल बल बहुत अधिक होता है जिससे हमारे जब ये कण हमारे एक दूसरे से आपस में बंधे रहते हैं, जब बंधे रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत अधिक मजबूती से बंधे होते हैं। इन्हें अलग करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे वृक्ष हुआ, हम वृक्ष को तोड़ेंगे तो उसमें बहुत अधिक हमें एनर्जी को वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और लिक्विड हुआ, लिक्विड को आराम से अलग कर सकते हैं और गैस को तो अलग ही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब अपन कुछ और बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक्स फ्लूइड्स के बारे में। चलिए देखते हैं, अब हम बाफन बात कर लेते हैं क्या, हाइड्रोलिक्स फ्लूइड्स के बारे में। जो मेन टॉपिक है हमारा हाइड्रोलिक्स फ्लूइड है, इसको क्या कहते हैं हम, तरल यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं क्या होते हैं, हमारे वे फोर्स होते हैं यानी वे तरल पदार्थ होते हैं जिनके कारण शक्ति तथा ऊर्जा यानी शक्ति या ऊर्जा को द्रव चालित मशीनों में स्थानांतरण किया जाता है। यानी ये वो फोर्स हैं, हाइड्रोलिक जो फोर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, ये वो फोर्स होते हैं जिसके कारण हमें शक्ति एंड ऊर्जा जो हमारी होती है पावर एंड एनर्जी को द्रव चालित मशीनों में स्थानांतरण करता है। द्रव चालित मशीन क्या हो गया, जैसे पावर ब्रेक्स हो गए, पावर स्टीयरिंग सिस्टम हो गया जो हमारे 4 व्हीलर में देखा जाता है और साथ साथ ट्रैक्टर में भी देखा गया है, और लिफ्ट होते हैं ETC आदि में क्या करते हैं, ये फोर्स जो होते हैं वो एनर्जी तथा पावर को क्रिएट करते हैं और इसे किस में यूज करते हैं, द्रव चालित मशीनों में। ठीक है, जो द्रव से हमारी जितनी भी मशीनें चलती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है ये इन फोर्स को। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोलिक फोर्स क्या होते हैं, वह फोर्स जिनका उपयोग जिनके कारण जो होता है हमारा शक्ति तथा जो पावर एंड एनर्जी यानी शक्ति तथा ऊर्जा को हम द्रव चालित मशीनों में स्थानांतरण कर सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम हाइड्रोलिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, आपको डिफिनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। द्रव चालित मशीन जैसे हो गया हमारा पावर ब्रेक्स में हम द्रव का उपयोग करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें पावर स्टीयरिंग सिस्टम में भी द्रव का प्रयोग कर सकते हैं, लिफ्ट का भी प्रयोग करते हैं, लिफ्ट में भी। ठीक है, आज सभी बातों में अब हम अपन बात कर लेते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, यानी इसके प्रकार, इसके वर्गीकरण के बारे में, कितने प्रकार का होता है। चलिए अब इस पर कुछ अमल करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंप्रेसिबिलिटी या दबाने के आधार पर, यानी कुछ कंडीशन होती है जब हम इसको कितने भागों में बांटा गया, इसके 3 भागों में बांटा गया है, सभी के आधार अलग हैं, किन किन आधार पर अलग बांटा गया। ठीक है, चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर। इसको कितने भागों में बांटा गया है, दबाने के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक तो हमारा द्रव में और एक हमारा गैस एंड वाष्प में बांटा गया। ठीक है, एक लिक्विड होता है, एक होता है क्या, गैस एंड वेपर के बारे में। ठीक है,
चलिए अब अपन बात कर लेते हैं द्रव के तथा गैस एंड वाफर का होता क्या है, इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करें लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे पहले। तो इसमें क्या होता है, द्रव को असंपीडित तरल भी कहा जाता है। जो हमारे द्रव होते हैं, जितने भी लिक्विड्स होते हैं, उन्हें असंपीडित तरल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें कंप्रेस आसानी से नहीं किया जा सकता है, इसमें बहुत अधिक फोर्स की जरूरत होती है और बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तब इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। अतः इसे सरल भाषा में क्या कर सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल, यानी इसे असंपीडित तरल तरल कहते हैं। ठीक है, चलिए और आगे क्या है, यहाँ पर इस पर तापमान, जो हमारा टेम्परेचर का प्रभाव होता है, वो हमारा लिक्विड पर बहुत ही कम होता है। चलिए इसको एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जब आप गर्मियों में नदी या नालों में जब नहाने जाते हैं, तो वहाँ की जो ऊपरी परत होती है, यानी जो ऊपरी लेयर पे हमारी होती है, जो फर्स्ट लेयर की जो होती है द्रव, वो गर्म रहती है। लेकिन जो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, वहाँ पर ठंडी होती चली जाती है, यानी इसके टेम्परेचर का प्रभाव बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या है, हमारी घनत्व होता है, इसका डेंसिटी अधिक होता है। यानी जब हम किसी भी लिक्विड का जो होता है डेंसिटी हमारी बहुत अधिक होती है। ठीक है, और आगे बात हो कम बल या दाब पर ही इनका आकार असीम परिवर्तन होता है तथा आयतन निश्चित होता है। ये क्या है, हमारा कम बल या दाब, यानी कम बल, यानी किसी भी द्रव पर, किसी भी द्रव में हम कम बल प्रयोग करते हैं। जब मान लीजिए कोई हमारा ये द्रव है, इस पर हम अगर बल लगाएंगे, यहाँ पर दूर दूर है हमारा, यहाँ पर किसी भी मशीन से, हमारा किसी भी मशीन से जब इसे हम कंप्रेस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। और किसी भी अगर हम इसको खोल दें, यानी इस पर कम बल लगाएं, बल को हटा दें, जो ये बल है अगर हम इसको हटा दें, तो ये ऊपर उठ जाएगा। यानी ये इसका जो परिवर्तन है असीम है, अपरिवर्तित है। अगर किसी सतह पर, यानी किसी पृष्ठ के सतह पर अगर हम छोड़ दें, तो ये भी फ्लोइंग हो जाएगा, यानी इस पर बल नहीं कार्य कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर न के बराबर बल काम करता है। तो वहाँ पर इसके जो आकार होते हैं वो हमारे अनिश्चित होते हैं, यानी अनेकों रूप में फैल जाते हैं। असीम परिवर्तन होता है, कोई निश्चित नहीं है कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, और जो उसका आयतन है, आयतन हमारा निश्चित ही रहता है। ठीक है, लिक्विड्स के। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं गैस के बारे में। गैस क्या है हमारा, इन्हें इन्हें कंप्रेसिबल फ्लूइड्स भी कहा जाता है, इन्हें संपीड्य तरल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे बहुत ही आसानी से हम क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से दबाया जा सकता है। ठीक है, इसे कंप्रेस किया जा सकता है। अगर जब इसको कंप्रेस करेंगे तो किस में हो जाएगा, हमारा ये तरल में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, जब इसे कंप्रेस करेंगे, बहुत अधिक कंप्रेस करेंगे, तो एक समय ऐसा आ जाएगा जो हमारी गैस है वो हमारे किस में आ जाएगी, लिक्विड्स में आ जाएगी। ठीक है, जब यहाँ पर इसके अणु अभी बहुत दूर दूर है, मान लीजिए हमारा गैस है, इसके अणु अभी बहुत दूर दूर है। अब इसे हम कंप्रेस करेंगे किसी भी मशीन के द्वारा, ये हमारा कंप्रेसर है, इसे मान लेते हैं। तो जब हम इसे कंप्रेसर करेंगे, यहाँ पर अगर मान लें 2 सेंटीमीटर अभी ऊपर है, अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कर दें, 1 सेंटीमीटर जब ये दबाव डालेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए जब ये 3 कण है, तो इतना यहाँ पर एरिया तो बहुत है, यहाँ पर एरिया कम है, तो तीनों कण ही इसमें आएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, हमारा एक हमारा लिक्विड का रूप ले लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा बनता है क्या, जब हम इस कंप्रेस करेंगे गैस को, तो हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। इसमें मुक्त सतह नहीं होती, यानी इसकी कोई सतह नहीं होती है, गैस की कोई सतह नहीं होती है। जितने अधिक सतह रहेंगी, उतनी जितनी मतलब जितना अधिक उसका एरिया रहेगा, उतने एरिया में ही वो अपना फ्लो हो जाएगा। ठीक है, कोई सतह इसकी निश्चित नहीं कि इस सतह पर ये रुक जाएगा। ठीक है, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है, आयतन मतलब कितने आयतन में ये आ जाएगा। अगर 1 मीटर क्यूब है, तो 1 मीटर क्यूब में ही नहीं आएगा। अगर उसे हम 10 मीटर क्यूब में रखें, तो 10 मीटर क्यूब में भी पूरा फैल जाएगा। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं डेंसिटी के बारे में। इसका तापमान क्या प्रभाव होता है, तापमान इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसका आप समझ सकते हैं, जब तापमान को दिया जाता है, जब तापमान किसी भी गैस में दिया जाता है, तो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसका उपयोग आप दूध वाली भट्टी से लगा सकते हैं, जिससे खोआ खोया बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब आप उसके द्रव को गर्म किया जाता है, तब वो वाष्प से बनाया जाता है खोया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं क्या, डेंसिटी के बारे में। इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, नाम मात्र की होती है। ठीक है, मास जो डेंसिटी होती है गैस की, वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब इसमें क्या होती है, ये रखे जाने वाले पात्र को पोरों से घेर लेते हैं। हमने आपको बता दिया कि जो गैस होती है, जितने बड़े पात्र में रखेंगे, वो हमारा उतना ही घेर लेती है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमने किस पे बात किया था, कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर हमने उसका वर्गीकरण किया था। अब दूसरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल, यानी इसे हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे तथा थ्योरेटिकल में कितने पार्ट्स होते हैं के आधार पर हमारे जो लिक्विड्स होते हैं, जो हमारे फ्लूइड्स हैं, उनके प्रकार के बारे में हम देखेंगे। क्या, एक होता है हमारा रियल फ्लूइड्स, यानी जब हम बेसिस प्रैक्टिकल तथा थ्योरेटिकल के बेस पे अगर देखें, तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं फ्लूइड्स। एक होते हैं हमारा रियल फ्लूइड्स, एक होता है हमारा आइडियल फ्लूइड्स। चलिए अब हम अपन बात कर लेते हैं रियल फ्लूइड्स क्या होते हैं और आइडियल फ्लूइड्स के बारे में। ठीक है, चलिए रियल फ्लूइड्स जो होते हैं हमारे, ये फ्लूइड्स जिनमें श्यानता और सरफेस टेंशन, यानी जो पृष्ठ तनाव का गुण होता है,
वो होता है, यानी जो सरफेस टेंशन तथा श्यानता का गुण जो पाया जाता है वह रियल फूड्स में पाया जाता है, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं अतः एक श्यान, जब ये दोनों गुण पाए जाते हैं तो अतः एक श्यान द्रव्य को वास्तविक द्रव्य कहते हैं। जब ये दोनों गुण किसी भी तरल में पाए जाते हैं, किसी भी पदार्थ में पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, एक श्यान तरल कहते हैं। श्यान तरल को हम क्या कहते हैं, वास्तविक तरल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सरफेस टेंशन का गुण पाया जाता है और साथ साथ इसमें श्यानता का गुण पाया जाता है, विशेष सीएटी की नाम, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या इसमें वे तरल होते हैं, जो रियल फूड्स होते हैं उसमें कौन से तरल होते हैं, जो अपने किसी भी कण को विस्थापन में प्रतिरोध का अनुभव करता है। यानी कोई भी कण है, कोई भी तरल है, रियल फूड्स का कोई भी तरल है, तो उसमें जो कण होते हैं उसके, वे अगर एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करते हैं तो उनमें कुछ न कुछ प्रतिरोध उत्पन्न होगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वास्तविक फूड्स कहते हैं। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आइडियल फूड्स के बारे में। आइडियल फूड्स क्या है, वे इन तरल में, जो इन तरह इस प्रकार के तरल होते हैं आइडियल फूड्स में, वह श्यानता यानी विशेष सीएचटी तथा सरफेस टेंशन कंप्रेसिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता। यानी इनमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है, न तो श्यानता इसमें पाई जाती है, न तो पृष्ठ तनाव पाया जाता है, और न ही इसमें संपीडितता का गुण पाया जाता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आदर्श फ्यूड्स का, आदर्श तरल के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं इसके जो विस्थापन करते हैं, जो एक कण के इससे विस्थापन होता है, जो कणों के बीच में इसका विस्थापन होता है, उसमें प्रतिरोध का बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता है, यानी बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं होता है, ठीक है। चलिए ये हमारा दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गया। एक तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर कितने प्रकार के होते थे फ्लूइड्स, दो प्रकार के होते थे। कौन कौन से, एक होता लिक्विड होता था, एक एंड गैस एंड वापर होता था। और अब हम बात कर लेंगे किसमें, बेसिस के बात किए थे प्रैक्टिकल तथा थ्योरेटिकल के बारे में। बेसिस प्रैक्टिकल तथा थ्योरेटिकल में दो प्रकार पढ़े थे, कौन सा, एक होता है रियल फूड्स, एक होता है आइडियल फूड्स। अब आगे हम अपन बात कर लेते हैं किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ न्यूटनिक वेलोसिटी, यानी जो श्यानता का नियम दिया था न्यूटन ने, उसके नियम के आधार पर हमें कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए इसके आधार पर हमें दो प्रकार के फूड्स होते हैं, एक होता है न्यूटनियन फूड्स होता है, एक होता है नॉन न्यूटनियन फूड्स होता है, ठीक है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं क्या क्या होते हैं इन सभी, इन दोनों में क्या है हमारा, पहले न्यूटन फूड्स के बारे में चर्चा करेंगे। न्यूटन फूड्स क्या होता है, वे तरल जिसमें कर्तन प्रतिबल, यानी वे प्रकार के तरल जिनमें कर्तन प्रतिबल यानी इससे शेयर स्ट्रेस तथा कर्तन विकृत दर यानी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या फिर वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट के समानुपाती होता है। यानी जो वे पदार्थ तरल जिनमें कर्तन प्रतिबल जो हमारा क्या होता है एस एस, जिसके कहते हैं क्या, शेयर स्ट्रेस, एंड कर्तन विकृत की दर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन या फिर वेग प्रवणता के समानुपाती होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूटनियन फ्लूइड्स के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके फार्मूले के बारे में। एक्स एस यानी कि हमारा शेयर स्ट्रेस है, वे अनुक्रमानुपाती किसके है, समानुपाती किसके है दोस्तों, कर्तन विकृत की दर यानी रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ या फिर इसे हम क्या, इसे हम और किस में प्रदर्शित कर सकते हैं, इसे हम एक होता है क्या, वेग वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, किसका, न्यूटनियन फ्लूइड्स का, ठीक है। इसे शॉर्ट भाषा में इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं क्या, नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स के बारे में। नॉन न्यूटनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, वे तरल जिनमें कर्तन प्रतिबल, कर्तन विकृत की दर या फिर वेग प्रवणता के समानुपाती नहीं होते हैं। न्यूटन क्या होती है, वे जो हमारे कर्तन प्रतिबल, कर्तन विकृत, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ जो होता है, वे सभी क्या होते हैं, इसके किसी भी समानुपाती नहीं होते, यानी इसके विपरीत होता है, ठीक है। चलिए ये तो हमारे समझ में आ गया होगा क्या, नॉन न्यूटनियन एक होता है, एक होता है न्यूटनियन बल, दोनों फील्ड्स को आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बाकी आगे हम बात कर लेते हैं लास्ट जो मूवमेंट है क्या, तरल यांत्रिकी के बारे में, ठीक। तरल यांत्रिकी क्या होता है हमारा, हाइड्रोलिक्स, यानी इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, इस सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। चलिए अब इसके बात कर लेते हैं इसके तरल यांत्रिकी क्या होता है, हमने आगे आपको बता दिया था, ठीक है। जिसके अंतर्गत तरल यांत्रिकी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी कोई हमारा तरल है जो हमारा एनर्जी एंड पावर यानी शक्ति तथा ऊर्जा को किसमें हस्तांतरण करता है, द्रव चालित मशीन में हस्तांतरण करता है, ठीक है, उसे के द्रव तरल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके वर्गीकरण के बारे में, इसे कितने भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में पहले बांटा गया है, एक तो हमारा क्या है गैस मशीन एंड प्नेमेटिक्स के बारे में, और दूसरा दिया है क्या, द्रव यांत्रिकी यानी हाइड्रो मशीन के बारे में, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा गया है। अब गैस को कितने भागों में बांटा गया है, इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या क्या चर्चा करते हैं, इस गैस के व्यवहार को बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें गैस के में क्या अध्ययन करते हैं, गैस के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। आप समझते चलिएगा, ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। और चलिए इसको हम पहले गैस को खत्म कर लेते हैं। गैस की क्या है हमारा, इसमें हम गैस के व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं।
अब से इसको कितने भागों में बांटा गया, इसी को सरल भाषा में समझने के लिए, जो गैस के होते हैं गैस मशीन को सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में अगर समझने की बात करें तो उसके दो भागों में बांटा गया है। किसी भी सब्जेक्ट को हम समझने के प्रयास करते हैं तो उसके वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तभी हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमारे गैस को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वायु गैस, वायु स्थितिकी यानी एरोस्टैटिक्स होता है, जिसे हम वायु जब स्थिर रहती है तब इसकी गणना करते हैं या फिर इसको समझते हैं। ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं। और दूसरा है हमारा काम वायु गतिकी यानी एरोडायनेमिक्स, जब गति की अवस्था में होता है वायु, जब हमारी धीरे धीरे हवा बहती रहती है तब वहां पर जो भी अध्ययन किया जाता है उसे हम वायु गतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं क्या द्रव यांत्रिकी के बारे में। द्रव यांत्रिकी क्या है हमारा, द्रव यांत्रिकी जिसके अंतर्गत हम द्रव के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम इसे तीन भागों में बांटा गया है, इसे आसानी से समझने के लिए तीन भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, द्रव यांत्रिकी के द्रव के व्यवहार के बारे में तथा द्रव के प्रवाह के बारे में तथा प्रवाह के मापन के बारे में, इन सभी चीजों को हम अध्ययन करते हैं द्रव यांत्रिकी में। हमने आपको आगे बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया है। अगर बात करें तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होता है, हमारा फिट्स स्टैटिक्स होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, द्रवों का अध्ययन जो किया जाता है वो हमारा एक स्थिर रहती है, यानी जब विरामावस्था में रेस्ट की अवस्था में जब हमारे द्रव रहते हैं तब वहां पर हम क्या कौन से सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, फ्लूइड्स स्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी फ्लूइड्स स्टैटिक्स हमारा द्रव यांत्रिकी का हाइड्रोमशीन का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रवों को स्थिर अवस्था में अध्ययन करते हैं, उसी को हम फ्लूइड्स स्टैटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं क्या फ्लूइड्स काइनेमेटिक्स बारे में। फ्लूइड्स हमारा काइनेमेटिक्स क्या है, यानी जब कोई भी द्रव अगर हमारा फ्लो हो रहा है, यानी हमारा किसी नहर में अगर मान लीजिए फ्लो हो रहा है द्रव, तो उसके बारे में अध्ययन जिस भी शाखा में द्रव यांत्रिकी के जिस भी शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड्स काइनेमेटिक्स के बारे में। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में अध्ययन करते हैं किसका, द्रव जिस भी गति की अवस्था में, यानी द्रव गति की अवस्था में रहता है तो उसका अध्ययन हम किस सब्जेक्ट में करते हैं, फ्लूइड्स काइनेमेटिक्स के बारे सब्जेक्ट में। ठीक है, और इसमें एक और खास बात है क्या, इसमें जिस बल के कारण, यानी जो ये हमारी द्रव प्रवाह हो रही है, कुछ न कोई तो बल तो काम कर ही रहा होगा। ठीक है, तो इन बलों को अध्ययन नहीं किया जाता है, इन बलों का अध्ययन किस में किया जाता है, डायनेमिक्स में, यानी फ्लूइड्स डायनेमिक्स में अध्ययन किया जाता है। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या होता है, यानी जब भी कोई द्रव गति की अवस्था में होता है तो उसको गति को भी अध्ययन किया जाता है और साथ ही साथ इसके में जो जिसके कारण द्रव हमारा फ्लो होता है यानी प्रवाह होता है द्रवों का, उसका भी अध्ययन किया जाता है ठीक ठीक से। तो उसे किस में अध्ययन किया जाता है, फ्लूइड्स डायनेमिक्स में। ठीक है, आपको तीनों समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं हाइड्रोलिक्स के कुछ तथ्य के बारे में। हमने अभी तक हाइड्रोलिक्स को पढ़ लिया, हाइड्रोलिक्स क्या होते हैं चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। हाइड्रोलिक्स क्या होते हैं, इसके लैंग्वेज अलग अलग हैं क्या, एक तो हमें अंग्रेजी भाषा में हाइड्रोलिक्स जो होता है हमारे क्या अंग्रेजी भाषा में इसकी शुरुआत हुई थी। क्या होता है अंग्रेजी भाषा में इसको हाइड्रो के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रो हमारा क्या है, हमारा पानी है, इसकी हिंदी हमारी पानी होती है, पानी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और इसको अगर हम अंग्रेजी विज्ञान की भाषा में देखते हैं तो इसके क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स में, विज्ञान की भाषा में हाइड्रोलिक्स इसे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं ग्रीक भाषा में, यानी जो हाइड्रोलिक्स होती है हमारी ग्रीन भाषा के दो शब्दों से हुई थी, एक तो हमारा पानी से, एक और हमारा पाइप से होता है। यानी इस सब्जेक्ट में हाइड्रोलिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं, पानी तथा पाइप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से अध्ययन करते हैं पानी तथा पाइप के बारे में। पानी क्या होती है, पानी के प्रवाह को भी अध्ययन किया जाता है और पाइपों में प्रवाह किस तरह से किया जाता है उन सभी का अध्ययन क्या करते हैं, हाइड्रोलिक्स में करते हैं। इसलिए इसे क्या क्या नाम दिया गया, हाइड्रोलिक्स, यानी पानी तथा पाइपों का जिस भी सब्जेक्ट में अध्ययन किया जाता है या फिर जिस भी विषय में अध्ययन किया जाता है उसके प्रवाहों को, तो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक्स कहते हैं ग्रीक सब्जेक्ट में। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। चूंकि दोस्तों आपको पूरा समझ में आ गया है इस चैप्टर में, इंट्रोडक्शन के चैप्टर में आपको जो भी नहीं समझ में आएगा, जो भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं जरूर दोस्तों। और आपको साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे हमारे क्लास को लेना चाहते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और साथ ही साथ जो भी बच्चे अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की क्लासेज आपको मिलती रहेगी सिविल 3rd सेमेस्टर की। ठीक है, सभी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हुआ, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया, बिल्डिंग ड्राइंग हो गया, इन सभी क्लासेस आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है।